गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ और 15 फरवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी की ये सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण ही है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुज की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनकी कविता के जरिए जो नेतृत्व मिला, उस नेतृत्व को भी रेखांकित करते हुए दिखाई देती है। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि में से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित है। हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अपने पीठ पर अपने शिशु दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्र सेवा हेतु बलिदान की जो लक्ष्मीबाई की कहानी है, वो इस कविता में बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आज़ादी का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, वो 1857 में ही प्रारंभ हो चुका था, परंतु 90 वर्ष तक संघर्षरत रहने के बाद भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर उस 1857 के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, वो नेतृत्व अगर पूरी तरह सफल होता, इस देश के समस्त राजा रजवाड़े अगर साथ देते, तो हो सकता है कि यह आज़ादी हमें 90 साल पहले ही प्राप्त हो जाती। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते, अपने हितों की परवाह करते हुए राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उनके विरुद्ध संघर्ष का बिगुल नहीं बजाया। परिणाम स्वरूप न जाने कितने देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों का 1857 में बलिदान हुआ, परंतु फिर भी हमें आज़ादी की प्राप्ति नहीं हुई। उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब झांसी के राजा की आकस्मिक मृत्यु हुई, तब रानी बहुत अल्प वयस में ही विधवा हो गई थी और अंग्रेजों ने झांसी के ऊपर अपना अधिकार करने की बात सोच ली थी। तब झांसी की रानी ने उनका प्रतिकार करते हुए, उनका विरोध करते हुए स्वतंत्रता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ना या रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो स्वतंत्र भारत में सांस लेने में विश्वास रखती थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता का परिचय देते हुए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया। उस युद्ध की भयानकता, उस युद्ध की विभीषिका, उस युद्ध की वास्तविक स्थिति का चित्रण सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय की युद्ध की विभीषिका का चित्रण करते हुए झांसी की रानी के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करती हैं और कहती है
कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन बहुत तीव्र गति से संपूर्ण भारत में विस्तार को प्राप्त कर रहा था, संपूर्ण भारत में फैल चुका था, तब राजा महाराजाओं के सिंहासन डोलने लगे और कुछ राजवंशों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु अपनी भ्रिकुटियाँ, अपनी भौहें टेढ़ी कर ली, अर्थात उनकी आंखों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का भाव दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्हें लग चुका था कि अब हमारा राजपद खतरे में आ चुका है। और जब ये भाव यहाँ के राजा महाराजाओं में जागृत हुआ तो ऐसा लगा कि भारत जो बूढ़ा हो चुका था, जो स्वतंत्रता की विचारधारा को खो चुका था, उसमें फिर से नई जवानी का, नए जोश का, नए उत्साह का संचार हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या था, उसको प्रस्तुत करते हुए सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, क्योंकि वो आज़ादी जो भारतीयों का अधिकार थी, जो अंग्रेजों का बढ़ते वर्चस्व के कारण गुम चुकी थी, खो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, आज उस स्वतंत्र भारत की, उस स्वतंत्रता की, उस आज़ादी की कीमत को संपूर्ण राजवंश पहचान चुके थे, संपूर्ण भारतवासी पहचान चुके थे। अतः उस 1857 के समय में ही दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी कि उन यूरोपवासी अंग्रेजों को दूर करने के बाद सबने अपने मन में सोच ली थी कि चाहे हमें कितना ही प्रयास करना पड़े, चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, परंतु इन अंग्रेजों को हम अपने भारत से निकाल कर बाहर कर देंगे। ये बात समस्त भारतीयों के मन में घर कर चुकी थी। इसलिए चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी होने वाली वो तलवार जो अब तक पुरानी हो चुकी थी, जो जंग लग चुका था, यहाँ के राजा रजवाड़ों की तलवारों को जो जंग लग चुका था, वो तलवारें फिर से चमक उठी और बूंदेल हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार से बुंदेलखंड में जो राजाओं की विरुद्धावलियाँ गाने वाले, कीर्ति गाथा गाने वाले, यश का गुणगान करने वाले जो चारण और भाट कवि हैं, हमने ये कहानी उनके मुंह से अनेक बार सुनी थी, कई बार सुनी थी। और उस कहानी में हमने किसका चित्रण सुना था, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह मर्दों के समान वीरता से लड़ने वाली, अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाली और कोई नहीं बल्कि वह तो झांसी वाली रानी थी, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, संघर्ष का बिगुल बजाया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की जीवंत झांकी प्रस्तुत करते हुए सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल के पाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर देखिए क्या कहा कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कि वह, उसका बचपन का नाम क्या था, छबीली, घर में उसे प्यार से छबीली कहा जाता था, कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कि कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी वो मुँह बोली बहन थी और उससे सब प्यार से छबीली कहा करते थे। लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी, कि उसका नाम लक्ष्मीबाई था और उसके पिता के वह अकेली संतान थी, अर्थात उसके अतिरिक्त उसके कोई भाई या बहन नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, कि वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेल कूद करके बड़ी हुई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि बचपन से ही वह शस्त्रों के साथ खेलती रही, पढ़ती रही और बढ़ती रही।
उसके बाद कहा बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, कि बचपन से ही उसे शस्त्र विद्या प्रदान की गई, उसे शस्त्र विद्या में निपुण किया गया, उसे बर्छी ढाल कृपाण कटारी कैसे धारण करते हैं, कैसे उनका प्रयोग करते हैं, कैसे युद्ध में उनका उपयोग किया जाए, यही बचपन से उसकी सहेलियाँ रही। अर्थात उसने सामान्य लड़कियों की तरह जीवन नहीं जिया, बल्कि एक राजपुत्री होने के नाते शस्त्र विद्या के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, और बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि यहाँ पर उन मराठा सम्राट वीर शिवाजी की बात की जा रही है, जिनकी युद्ध के और वीरता के और विजय के चर्चे आज भी इतिहास में अमर हैं। तो बचपन से ही वो उन वीर शिवाजी की गाथाएं यानी कथाएं सुन सुन करके बड़ी हुई थी, और उन वीर शिवाजी की कथाएं और गाथाएं उसको आज भी जबानी याद थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि कवित्री यहाँ पर कह रही है कि वह मर्दों के समान वीरता से लड़ने वाली, अदम्य साहस शौर्य का परिचय देने वाली, अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाली उस झांसी वाली रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के चारण भाट कवियों के मुख से अनेक बार सुनी थी। क्योंकि वो चारण भाट कवि उस समय के राजाओं महाराजाओं की कीर्ति गाथा का, यश गाथा का गुणगान किया करते थे, उनकी वीरतावलियाँ गाया करते थे। तत्पश्चात देखिए कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ पर देखिए उसको दुर्गा स्वरूपा मानते हुए उसकी वीरता की चर्चा की जा रही है, और उसे वीरता की अवतार बताया जा रहा है। कि जैसे हमारे यहाँ दुर्गा शक्ति की स्वरूप मानी जाती है, उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई को भी उस दुर्गा का शक्ति का स्वरूप माना, और उसको शक्ति का स्वरूप मानते हुए कवियत्री कह रही है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। कि चाहे वो लक्ष्मीबाई थी या उसे लक्ष्मी कहो या दुर्गा कहो, वो स्वयं क्या थी, वीरता की एक ऐसी अवतार थी जिसको देख करके मराठे क्या होते थे, पुलकित होते थे। मराठा हमारे यहाँ मुंबई महाराष्ट्र साइड मराठा रहते हैं, तो मराठे उसको देख करके आनंदित होते, और वो बचपन से ही जब अपने तलवारों के वार करती थी तो उसके प्रहारों को देख करके उन मराठों को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने वाली, हमारे लिए स्वतंत्रता का संघर्ष करने वाली और कोई नहीं, ये शक्ति की अवतार लक्ष्मीबाई ही है, जो स्वयं दुर्गा के अवतार के रूप में हमारी रक्षा करने के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस संसार में प्रकट हुई है। अब बचपन से उसे क्या प्रिय था उसको यहाँ पर बताया गया है कि नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। कि बचपन से ही वो क्या करती थी, बचपन से ही उस लक्ष्मीबाई को नकली युद्ध करना और युद्ध में शत्रुओं के खिलाफ व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना उसको प्रिय थे। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वो बचपन से क्या करती थी, शत्रु की सेना को घेरना और उनके दुर्ग को तोड़ना ये उसके प्रिय खेल रहे थे। अर्थात वो बचपन से ही क्या सीख रही थी कि युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, युद्ध में शत्रु के खिलाफ व्यूह की रचना कैसे की जाती है। वो शिकार खेलने क्यों जाती थी, ताकि उसका वार प्रभावशाली हो, उस सेना को घेरना और शत्रुओं के दुर्गों को तोड़ना ये उसके बचपन से ही प्रिय खेल रहे थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, कि महाराष्ट्र राज्य की जो कुलदेवी भवानी थी वही उसकी भी आराध्य देवी थी। अर्थात वो भवानी को ही अपनी आराध्य देवी माना करती थी और भवानी की ही पूजा किया करती थी। और भवानी जिस तरह से शक्ति का अवतार थी, जिस तरह से वीरता का अवतार थी, वैसे लक्ष्मीबाई भी उसके समान अपने आप को बनाना चाहती थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि इस प्रकार बुंदेलखंड के राजवंश की विरुद्धावलियाँ गाने वाले जो चारण और भाट कवि थे, उनके मुख से हमने वो मर्दों के समान वीरता, साहस और पराक्रम का परिचय देने वाली वो झांसी की रानी की कहानी हमने कई बार
सुनी थी। अब देखिए समय निकला, रानी विवाह के योग्य हुई और उस राजकुमारी का विवाह झांसी में हुआ। तो देखिए, और झांसी बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। तो यहाँ पर उस स्थिति का चित्रण करते हुए कवियत्री कहती है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। कि वो वीरता के अवतार जो लक्ष्मीबाई थी, आज उसकी सगाई किसके साथ हो गई थी? झांसी के साथ, झांसी के राजा के, झांसी के राजकुमार के साथ हो गई थी। और झांसी एक वैभवशाली समृद्धशाली राज्य था, तो वीरता और वैभव का आज मिलन हो गया था। उस रानी की सगाई, उस राजकुमारी की सगाई आज झांसी में हो गई थी, और ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। और फिर कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात वो राजकुमारी लक्ष्मीबाई आज झांसी की रानी बनकर के झांसी में उपस्थित हो चुकी थी। और झांसी में उस वीरता की अवतार के आने के कारण कैसी स्थितियाँ थी, उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। कि उस रानी के आगमन से राजमहल में बधाई के गीत बजने लगे, और उसके आगमन से झांसी में चारों ओर खुशियाँ छा गई। सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वहाई झांसी में। और सुभट यानी महान और पराक्रमी योद्धा जो होते हैं, उनके समान बुंदेलों की वृद्धावली सी वो आई झांसी में। कि बुंदेल खंड के जो चारण भाट कवि हैं, जो राजाओं की वीरतावलियाँ गाती हैं, उन वीरतावलियों में किसका वर्णन होता है? महान और पराक्रमी और अच्छे योद्धाओं का वर्णन होता है। तो उन महान पराक्रमी और अच्छे योद्धाओं के समान वो रानी आज ब्याह करके कहाँ आ चुकी थी? झांसी में आ चुकी थी। अब राजा और रानी को देखकर कैसा लगता था, उसका यहाँ पर चित्रण करते हुए कह रहा है कवियत्री कह रही है कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कि मानो चित्रा ने किसको प्राप्त कर लिया हो? अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो। चित्रा कौन थी? पांडव वीर अर्जुन की पत्नी थी। तो मानो चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो, और शिव से कौन आकर के मिल गई हो? पार्वती भवानी स्वयं आकर के मिल गई। अर्थात उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अर्जुन के साथ चित्रा और शिव के साथ पार्वती। बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, अर्थात जो चारण भाट कवि हैं, उनके मुँह से हमने कई बार ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष करने वाली, शक्ति से उन अंग्रेजों का मुकाबला करने वाली, उन अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली, मर्दों के समान अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाली, युद्ध के मैदान में वीरता से लड़ने वाली, वो और कोई नहीं, वो बल्कि झांसी वाली रानी थी। तत्पश्चात कवि क्या कहता है, देखिए, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। कि उदित हुआ सौभाग्य, कि झांसी का सौभाग्य का उदय था, और आनंदित होने वाले महलों में आज उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आगमन से क्या हो गया था? चारों तरफ उजियारा छा गया था, चारों तरफ प्रकाश छा गया था। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, कालगति बड़ी बलवान होती है, भाग्य में जो लिखा होता है वो प्राप्त होता है। इसलिए क्या हुआ? कालगति ने उस झांसी के महल की ओर प्रस्थान किया और उसमें प्रवेश कर गई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कि वो काल की गति ने क्या किया? वो झांसी के राजमहलों में एक काली घटा को फैला दिया, काली घटा से उस झांसी के राजमहल को घेर लिया, और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, और रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। कि और क्या हुआ? राजा की अकस्मात मृत्यु हुई, और इस प्रकार से वो रानी जो अभी अभी राजमहलों में आई थी, वो क्या हो गई? वो विधवा हो गई, और विधि अर्थात भाग्य को भी उसके ऊपर कोई दया नहीं आई। भाग्य के देवता ने भी उस रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कोई दया नहीं की, परंतु वो जो तीर चलाने वाले हाथ थे, उन हाथों को चूड़ियाँ कभी पसंद नहीं आई थी। अर्थात वो स्वयं वीरता की अवतार थी, इसलिए उसने क्या किया? विधवा होने के पश्चात भी अपने शस्त्र चलाना नहीं छोड़ा। अंग्रेजों के विरुद्ध जब उसने देखा कि झांसी संकट में आ चुकी है, तो उसने जिन हाथों में चूड़ियाँ पहनी थी, आज वापस उन हाथों में शस्त्र धारण करने का विचार कर लिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सवानी थी। अब अंग्रेजों को भी पता पड़ गया था कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है और उनका वारिस कोई भी नहीं है, उनके कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उस झांसी पर अधिकार करने की सोची। उस स्थिति का चित्रण कर रही है कवियत्री और कह रही है कि निसंतान मरे राजा जी,
कि वो जो झांसी का राजा था वो बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात उसके कोई संतान नहीं हुई और उस राजा की मृत्यु से रानी दुख में डूब चुकी थी, शोक समानी थी, दुख में पूरी समाई हुई थी। और बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कवित्री कह रही है कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं अर्थात जो चारण भाट कवि हैं, उन चारण भाट कवियों के मुख से हमने कई बार उस रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी है, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया, वीरता का बिगुल बजाया और अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए अंग्रेजों का मुकाबला किया और मर्दों के समान वीरता से वो युद्ध में शत्रुओं का सामना करती रही। कवित्री आगे कहती है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब जब अंग्रेजों को डलहौजी को ये पता पड़ा कि झांसी का चिराग, झांसी का दीपक बुझ चुका है, तब वो अत्यधिक मन में आनंदित हुआ और उसने उस झांसी राज्य को हड़प करने का, उस पर अधिकार करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त किया। तो उसको यहाँ पर बता रही है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, कि जब झांसी का दीपक बुझ चुका था तब डलहौजी मन में अत्यधिक हर्षित हो रहा था, आनंदित हो रहा था, क्योंकि उसे ये जानकारी हो चुकी थी, उसे पता चल चुका था कि झांसी का अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, क्योंकि झांसी के राज्य को हड़पने का, उस झांसी के राज्य को अपने अधिकार में लेने का ये बहुत अच्छा अवसर उससे प्राप्त हो गया था। इसलिए उसने क्या किया, उस अवसर का फ़ायदा उठाया, अवसर का अनुकूलता का लाभ उठाते हुए उसने फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, कि फ़ौरन अपनी फ़ौजों को भेज दिया और तुरंत उस झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा लहरा दिया, अर्थात उस झांसी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य भारत आया। और इस प्रकार से जो झांसी लावारिस हो चुकी थी, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका वारिस बनकर अर्थात उसका उत्तराधिकारी बनकर के वो ब्रिटिश राज्य, वो अंग्रेजी साम्राज्य आज झांसी में पहुंच चुका था। जब झांसी को गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ रानी ने देखा तो रानी की कैसी स्थिति थी, उस स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया है कवित्री ने। और कह रही है कवित्री कि अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, कि रानी की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरी आंखों से उसने देखा कि झांसी आज क्या हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, अर्थात इसका कोई रखवाला नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सूनी हो चुकी है, इसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं बचा है। और बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के राजवंशों की वीरतावलियाँ गाने वाले वो हरबोले अर्थात उन चारण और भाट कवियों के मुख से हमने कई बार ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध मर्दों के समान अदम्य साहस, शौर्य और वीरता और पराक्रम का परिचय देने वाली, युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली उस झांसी की रानी की कहानी हमने कई बार उनके मुख से सुनी थी।